हेलो। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। अपनों ने आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के मात्रक, आवेश के बारे में, आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ वगैरह ये सब पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम आपने पूरा जो A to Z 11th के अंदर पढ़ लिया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक बार और उसको आपके सिलेबस के अंदर है तो देख लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि जैसे अपन पहले सबसे पहले इसको गुरुत्वाकर्षण बल अपने ने पढ़ रखा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल से इसको अगर संबंधित करके पढ़ते हैं तो अपन क्या लेते थे, एक कण लेते थे m1, ठीक है। 11th के अंदर एक कण लेते थे m2, दोनों के बीच की दूरी क्या ले लेते थे अपन, r ले लेते थे। उसके बाद क्या होता था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दो कथन थे इसके, आपको याद हो तो। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के, ये बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आपको पता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपन क्या लेके आए थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना। फिर नियतांक हटा देते थे, समानुपाती का चिन्ह हटाते, उसकी जगह क्या लगाते थे अपन, बराबर लगाते थे। तो नियतांक आ जाता था G m1 m2 अपॉन r²। ये अपन 11 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अपनों ने एक स्थिर विद्युत बल भी देखा था 11 के अंदर, है ना। तो वही जो है वो कूलाम का नियम है। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि उसमें अपन लेते थे द्रव्यमान के पिंड, और इसमें क्या लेते थे अपन, आवेश। क्योंकि स्थिर विद्युत बल अपने को पता है किसके मध्य लगता है, आवेशों के मध्य लगता है। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं अपन, स्थिर विद्युत बल। दोनों के बीच की दूरी वही क्या लेते हैं अपन, r लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वही कथन रहता है इनका कि F जो है वो प्रोपोर्शनल किसके, Q1 और Q2 के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये वाला बल अपने को पढ़ना है, यही है अपने पास कूलाम का नियम, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या था, देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अधिक परास का है, मैक्सिमम परास है इसकी, और ये जो है ये कम परास करता है क्योंकि आवेशों के मध्य लगता है। और ये दो पिंडों के मध्य, सूर्य पृथ्वी को बांध के रखती है, वो भी किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रहों के मध्य जो बल लगता है। तो ये अधिक परास का है, बहुत रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम रेंज है इसकी, है ना। और ये जो ये वाला बल है ये क्या है, कम परास का होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कूलाम का नियम। तो इसका सबसे पहले तो कथन अपने को याद है कि किन्हीं दो आवेशों के जो बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है ना, वो आवेशों के परिमाणों का तो क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती। देखो मैं कथन लिख देता हूँ एक बार, कि जो बल होता है वो आवेशों के परिमाणों के, परिणाम लिखो उसको ना, परिमाण नहीं, परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक तो ये वाला कथन था इसका, है ना। तो वही F प्रोपोर्शनल टू आवेशों के परिणाम के गुणनफल, आवेश मतलब ये फर्स्ट आवेश का परिणाम हो गया, Q2 क्या हो गया, सेकंड आवेश का परिणाम हो गया, दोनों का क्या गुणनफल, तो इसके समानुपाती हो गया। दूसरा कथन क्या था अपना, कि जो इनके बीच की दूरी होती है, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी क्या मानते हैं अपन हमेशा, r मानते है ना। जैसे Q1 है अपने पास, ये क्या है Q2, इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली अपनों ने, r मान ली। तो आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती कैसे हुआ, देखो ये अपने पास F है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, में मैंने बता रखा है आपको, उल्टा, है ना। तो ये क्या हो गया, दूरी का वर्ग है, तो r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो समीकरण 1 ये हो गई, एक समीकरण क्या हो गई, 2 हो गई। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को अगर अपन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 3। और यही क्या है अपने पास, स्थिर विद्युत बल या फिर कूलाम का नियम, ओके।
अब उसके बाद अपन देखते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसमें नियतांक क्या लगेगा, वो भी अपनों ने 11th के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, देखो समानुपाती का चिन्ह अभी हटाएंगे अपन तो इसमें नियतांक क्या लगेगा, जैसे ही अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा बराबर, और नियतांक क्या लगता है इसके अंदर के। उसके अंदर क्या लगता था, गुरुत्वाकर्षण के अंदर जी लगता था, क्या लगता था जी, इसमें क्या लगता है के। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना कौन सा सूत्र हो गया, कूलाम का नियम हो गया। क्या हो गया, कूलाम का नियम। ठीक है, अब कूलाम के नियम में के क्या है अपने पास, नियतांक है ना। अब इसका मान क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट, है ना, विद्युतशीलता बोलते हैं। 1/4πε0 ये इस के का क्या होता है, मान होता है। और अगर इसका गणितीय मान देखें तो इसका गणितीय मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब ये कैसे होता है वो देख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो चलो के का मान रखते हैं अपन, है ना, 1/4πε0 के का मान है। तो सूत्र क्या बन जाएगा अपना, F इज इक्वल टू, इस के की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 1/4πε0, है ना। तो ये रख दिया मैंने 1/4πε0। ये किसकी जगह रखी है हमने, के की जगह रखा है ना। Q1 Q2 है ही अपने पास, ये Q1 Q2, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर। तो कूलाम के नियम का सूत्र क्या बना, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। यह बना अपना कूलाम का नियम का सूत्र, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई भी पूछता है अपने से कूलाम का नियम क्या है तो अपने को यही बोलना है कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको कूलाम का नियम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, कि सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये जो एप्सिलॉन नॉट ये क्या चीज़ है ना, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक तरह से इसको पावर बोलो अभी तो, है ना, विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, क्या होता है, सॉरी निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। निर्वात में निर्वात का मतलब होता है वायु, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन निर्वात, या फिर वायु भी लिख सकते हो ना, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। और इसके बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। विद्युतशीलता का मतलब एक तरह से मान लो आपकी इसमें कितना पावर है ना। ठीक है, ये हो गई निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। इसका मान अपने को याद रखना पड़ेगा 8.85 10⁻⁻12, है ना, 10⁻⁻12। ठीक है, कूलाम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह आपकी विद्युतशीलता का सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। देखो एक तो के का मान याद होना चाहिए अपने को 9 × 10⁹ है ना, और एक एप्सिलॉन नॉट का मान होना चाहिए 8.85 × 10⁻12। के का मान मतलब 1/4πε का पूरा मान है 9 × 10⁹, है ना। ये अपने को सवाल में बहुत काम आएगा, तो अपने को इसलिए सवाल की दृष्टि से ये चीज़ें याद रखनी है ना। अब देखो ये अपना एप्सिलॉन नॉट लगा रखा है नीचे, इसको क्या बोलते हैं नॉट, है ना। तो ये निर्वात या किस में है, वायु में। अगर आपसे पूछ ले कि माध्यम में, किसी माध्यम में कूलाम का नियम का सूत्र, तो क्या बोलोगे आप, माध्यम में कूलाम नियम बोलना है आपको, है ना। तो क्या बोलोगे आप, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट क्या था अपने पास, ये देखो एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पर, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या था अपने पास, ये था अपने पास निर्वात में, और अपने पास अब क्या है माध्यम है। तो मान लो माध्यम की विद्युतशीलता हमेशा चेंज हो जाएगी, है ना, एक वायु और माध्यम में फर्क तो पड़ेगा। तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या लिख देंगे अपन, ई नॉर्मल में एप्सिलॉन लिख देंगे, है ना, क्या लिख देंगे एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गई माध्यम के लिए कूलाम बल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं अपन, कि आप देख रहे होंगे 1/4πε0, है ना, के जो है इसका मान तो 9 × 10⁹ होता है, लेकिन इसका मात्रक न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम स्क्वायर कहाँ से आया। तो ये देख लेते अपन थोड़ा सा, कि देखो अपने पास सूत्र क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना। अब देखो अपने को काय का मान निकालना है, के का मान निकालना, काय का, के का। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एफ तो है ही अपने पास, ठीक है, आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, बटा Q1 Q2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, पक्षांतरण किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, के यहीं के यहीं रखा, एफ यहीं रखा, आर स्क्वायर को उड़ज गुणा करके ऊपर भेजा, और Q1 Q2 को यहाँ भेजा। अब देखो एफ का मात्रक देखो, सबसे पहले एफ क्या होता है अपने पास, हमेशा बल होता है, फोर्स होता है ना। तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद आर स्क्वायर है, मतलब दूरी काहे में होती है, मीटर में।
तो ये मीटर, और स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या लगा दूँ, स्क्वायर लगा दूँ अपॉन Q1 Q2। आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है, क्या होता है, गुलाम। तो ये हो गया अपने पास गुलाम, ठीक है। लेकिन दो आवेश है अपने पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुलाम स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन गुलाम स्क्वायर, जो अपनों ने मात्रक लिख रखा है वही निकल के आया ना, के का मान। मात्रक और मात्रक निकालना, सूत्र बनाना अपन अच्छी तरीके से 11वीं क्लास के सेकेंड लेसन में अपन पढ़ चुके हैं, मात्रक एवं मापन में। तो सूत्र से मात्रक निकालना बहुत आसान है। शर्त ये है कि छोटे छोटे मात्रक अपने को याद होना चाहिए, जैसे कि आवेश का, बल का, दूरी का, है ना, कि कौन सा मात्रक अपने को यूज़ करना है, तो अपन मात्रक निकाल लेंगे, ठीक है। यह पूरा आपका कूलाम का नियम हो गया है ना। कूलाम का नियम क्या था आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देख लेते हैं कि सदिश रूप में इसको कैसे लिखा जाता है ना। सदिश रूप, सदिश तो आपको पता ही है, लेकिन सदिश रूप में इसको कैसे लिखते हैं तो वो थोड़ा सा अपन देखेंगे कि इस सूत्र को। सबसे पहले तो एक बार और मैं सूत्र लिखता हूँ ना। सूत्र क्या है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। यही अपना कूलाम का नियम का जो है सामान्य सूत्र है अपने पास, है ना। अब इसको अपने को क्या लिखना है, सदिश रूप में लिखना है। काय में लिखना है, सदिश रूप में। तो एक चीज़ अपने को ध्यान होनी चाहिए, देखो कि एक जैसे अपना फर्स्ट आवेश था कौन सा, Q1, और सेकंड आवेश कौन सा था, Q2। यहाँ तक तो क्लियर है ना, दोनों के बीच की दूरी थी R। तो फर्स्ट आवेश अपने पास Q1 है, मतलब 1, और सेकंड वाला आवेश कौन सा है, 2 है। क्या है, 2 है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट आवेश के कारण सेकंड पर बल, मतलब इसके कारण इस पर बल कैसे लगता है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट आवेश के कारण सेकंड आवेश पर बल, सेकंड आवेश पर बल। अब कैसे लिखेंगे, देखो इसको, सूत्र तो यही रहेगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका देखना है। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, F लिखते हैं, लिख दिया। अब फर्स्ट आवेश के कारण सेकंड पर बल है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 1 2। जिसके कारण है उसको पहले लिखेंगे, जिसके ऊपर लग रहा है बल उसको बाद में लिखेंगे। तो ये बल का नाम क्या हो जाएगा, F1 2 हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ आपको कि सेकंड आवेश के कारण फर्स्ट पर बल, तो आप क्या बोलोगे, F21 बोलोगे। क्या बोलोगे, F21। तो फर्स्ट आवेश के कारण सेकंड पर बल क्या हो गया, F12, ठीक है। इज इक्वल टू वही सूत्र हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, क्योंकि आवेश तो अपने पास Q1 Q2 ही है, 4πε0 R स्क्वायर। लेकिन इसमें एक डॉट लगा के अपन को क्या करना है कि एकांक सदिश, एकांक सदिश मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, जिस सदिश का मान 1 हो, जिसका परिणाम 1 हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, एकांक सदिश। इसको लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन दिशा बता देता है। तो ये अपन लगाएंगे एकांक सदिश कौन सा, R लगाएंगे। और एकांक सदिश के ऊपर हमेशा क्या लगता है, कैप लगता है। क्या लगता है, कैप लगता है। तो ये अपनों ने लगा दिया R1, ठीक है, ये एकांक सदिश लगा दिया। अब देखो एकांक सदिश में हमेशा अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि एकांक सदिश के अंदर फर्स्ट आवेश के कारण सेकंड आवेश पर बल निकाल रहे हैं अपन, तो अपनों ने क्या लिखा है, F12। तो एकांक सदिश में भी क्या लिखना है अपने को, R12 लिखना है। क्या लिखना है, R12। क्यों लिखना है, क्योंकि देखो एक सदिश आ गया, मतलब सदिश का मतलब क्या होता है अपने पास कि दिशा बतानी है, और दिशा बतानी है मतलब Q1 से कहाँ दिशा है, Q2 की तरफ। तो 1 से कहाँ दिशा है, 2 की तरफ। तो पहले किसको लिखेंगे, 1 को, सेकंड नंबर पर लिखेंगे 2 को, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में जैसा अगर मैं यही लिखता हूँ कि सेकंड आवेश के कारण फर्स्ट आवेश पर बल, अगर मैं ये लिखता हूँ कि सेकंड आवेश के कारण फर्स्ट आवेश पर बल, तो अब आप कैसे लिखेंगे इसको कि F तो लिख ही दिया अपने। अब सेकंड के कारण फर्स्ट पर बल है, मतलब पहले कौन सा आएगा, 2, और बाद में कौन सा आएगा, 1। पहले F12 था, अब क्या आएगा, F21 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला सेम टू सेम लिखाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। सदिश की बात हो रही है ना, ये सदिश रूप लिख रहे हैं अपन दोनों, सदिश रूप में। तो सदिश की बात हो रही है ना, तो इसमें भी कौन सा सदिश लगेगा, R लगेगा, कैप। लेकिन यहाँ पर दिशा क्या है, 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 2 1 R21, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपका कि इस सदिश रूप में किसी सूत्र को कैसे लिखते हैं, डॉट लगा के R कैप लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद F12 और F21 का फंडा भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो एक चीज़ दोनों में नोटिस करो आप, फर्स्ट वाला है फर्स्ट के कारण सेकंड पर बल, और सेकंड वाला है सेकंड के कारण फर्स्ट पर बल। तो इसमें देख रहे होंगे आप कि दोनों सूत्र सेम है, दोनों सूत्र क्या है, सेम है, कुछ फर्क नहीं आ रहा है दोनों में। देखो फर्स्ट वाले सूत्र में क्या आ रहा है, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। सेकेंड वाले में भी क्या आ रहा है, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर।
सिर्फ सदिश की दिशा, ये 1 2 और 2 1 तो अपनों ने इसलिए लिखा है कि दिशा चेंज हो जाए ना, पहले 1 से 2 की और थी दिशा, और इसमें दिशा क्या थी 2 से 1, तो उससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना, तो दोनों बल का मान क्या है, बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार F12 इज इक्वल टू F21, ऐसे अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये क्या हो गया आपका कूलाम का नियम हो गया, क्या हो गया कूलाम का नियम A to Z आपका कंप्लीट हो गया है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि मतलब दोनों जो दो आवेश होते हैं Q1 और Q2 वो एक दूसरे पर समान परिमाण का बल क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। जैसे कैसे सिद्ध करा आप लोगों ने, क्योंकि देखो दोनों का मान क्या है, एक ही है, दोनों Q1 जो है वो Q2 पर समान परिमाण का आवेश बल आरोपित करेगा, और Q2 जो है वो Q1 पर भी उतना ही बल क्या करेगा, आरोपित करेगा, है ना। और दिशा जो होती है इस बल की, जो वो दोनों आवेशों को क्या होता है, रेखा पर स्थित होती है। जैसे ये रेखा, ये जैसे अपने पास Q1 आवेश है, यहाँ पे कौन सा आवेश है, Q2 आवेश है, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर क्या होती है, दिशा होती है। जैसे Q1 Q2 की तरफ है तो ये दिशा होगी, अगर Q2 से Q1 की तरफ लग रहा है तो ये दिशा होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुल आवेशों के आवेशों के मध्य जो कूलाम बल है, जो अपने टॉपिक का नाम था, वो आपको समझ में आ गया होगा कि आवेशों के मध्य कूलाम बल क्या होता है। अब एक होमवर्क आपको करना है, अगर समझ में नहीं आए तो फिर मैं समझा दूंगा, मैं बता देता हूँ आपको होमवर्क क्या करना है ना। तो सबसे पहले एक अगला टॉपिक है अपना बहुल आवेशों के मध्य, बहुल आवेशों के मध्य या बीच कूलाम बल। अब देखो इसको ध्यान से देखना, 2 मिनट का और है कि बहुल आवेशों के मध्य कूलाम बल कैसे, जैसे ये तो अपनों ने 2 आवेश लिए थे सिर्फ Q1 और Q2, लेकिन बहुल का मतलब होता है 2 से अधिक आवेश, है ना, या बहुत सारे आवेश या अनंत आवेश, कितने भी आवेश हो सकते हैं, उनके बीच में अगर अपने को कूलाम बल निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आपका चित्र समझ में आ गया तो आप पूरा इसको डेरिवेशन को आप खुद ही कर लोगे ना, एक बार इसको का कॉन्सेप्ट देख लो सिर्फ, है ना, फिर उसके बाद आपको करना है, और नहीं समझ में आया तो आपको पूछना है, ठीक है। सबसे पहले देखो चलो मैं एक आवेश ले लेता हूँ यहाँ पे Q1, क्या ले लेता हूँ Q1, मतलब ये अपना कौन सा आवेश हो गया, फर्स्ट आवेश हो गया। ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे Q2, चित्र थोड़ा सा ध्यान में रखना तो आपका डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप होगा, है ना। जैसे आवेश अपन इधर उधर ले सकते हैं, Q1 इधर Q2 इधर, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार ले रहे हैं अपन, है ना। यहाँ ले लिया मैंने Q1, यहाँ ले लिया Q2, है ना। अब देखो मान लो ये अपने पास आवेश जुड़े हुए हैं बहुत सारे ऐसे, है ना, ये Q1 है अपने पास, ये कौन सा है Q2 है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास है Q0, क्या है Q0, और यहाँ पे है अपने पास Qn का मतलब अनंत तक, कौन सी भी संख्या हो सकती है ना, Qn का मतलब अनंत तक। अब यहाँ पर देखना आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देखो कि सबसे पहला आवेश कौन सा अपने पास Q0 है, क्या है Q0, उसके बाद कौन सा है Q1, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी अपने पास, R1 हो जाएगी, मान लेते हैं अपन, वो तो क्या जाएगी, अपन मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R1 है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट ये समझना कि ये मूल आवेश है अपना, कौन सा है 0 आवेश, इससे Q1 की दूरी क्या हो गई R1, इससे Q2 की दूरी क्या हो गई अपने पास, मान लो R2। अगर कोई आवेश होता, मान लो चलो ऐसा आवेश भी होता अपने पास, अगर कोई आवेश होता यहाँ पर Q3 होता, तो अपन अब Q0 से Q3 की दूरी क्या हो जाती है अपने पास, R3 हो जाती है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही Q0 से Qn की दूरी क्या हो जाएगी अपने पास, Rn हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ तो आपका बहुल आवेशों के मध्य क्या हो जाएगा, कूलाम बल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करना है वो देखेंगे। सूत्र अपने को याद है कूलाम बल का, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r², ये अपना क्या होता है, कूलाम बल का सूत्र होता है। तो इसमें क्या करना है अपने को कि एक चीज़ होती है अध्यारोपण का सिद्धांत, क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है कि मतलब जो बहुल आवेशों के मध्य कूलाम बल है, ये एग्जाम के अंदर अध्यारोपण का सिद्धांत के नाम से पूछा हुआ है ना। इसके 2 नाम हैं, इसको अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं या फिर बहुल आवेशों के मध्य कूलाम बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे भिन्न भिन्न परिणाम और प्रकृति के आवेश होते हैं। जैसे एक आवेश है अपने पास Q0, इसके आसपास क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे Q1 है Q2, अपने को प्रकृति नहीं पता है, कोई प्लस भी हो सकता है, कोई माइनस भी हो सकता है, आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। गुणधर्म अपन पढ़ चुके हैं तो अपने को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपना मूल आवेश है, इसके आसपास बहुत सारे आवेश है ना, तो इसके चारों ओर क्या है, अलग अलग परिणाम और प्रकृति, मतलब परिणाम भी अलग अलग है इनका और प्रकृति भी अलग अलग है। किसी का मान 5 कूलाम भी हो सकता है, किसी का 3 कूलाम भी हो सकता है, कोई +2 भी हो सकता है ना। ऐसे
आवेश उपस्थित है। तो परिणामी जो बल होता है, परिणामी बल का मतलब क्या, टोटल बल। परिणामी बल का मतलब क्या होता है, अपनों ने 11th में देख रखा है। परिणामी का मतलब परिणामी सदिश पढ़ा था अपनों ने ना चौथे लेसन के अंदर। तो परिणामी बल का परिणामी का मतलब क्या, टोटल बल समझना अभी, है ना। क्या समझोगे, टोटल फोर्स। परिणामी बल का मतलब क्या, टोटल फोर्स। तो परिणामी जो बल का मान होता है वो सभी के सदिश योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सदिश, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है ना। अब इसको देखना, एक स्टेप लिखूंगा उसके बाद आप ऑटोमेटिक कर लो। एक स्टेप क्या है इसकी, परिणामी बल अपन समझ लेते हैं एफ नोट या F0, है ना, क्योंकि अपन ने आवेश क्या लिया है, मूल आवेश Q0 लिया है, तो अपन परिणामी बल का ले लेते हैं F0। इसके ऊपर सदिश का निशान लगा देते हैं क्योंकि सदिश योग की बात हो रही है ना। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान से समझना आपने को कि परिणामी बल का मान जो होता है वो सभी बलों के सदिश योग की क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, तो ये Q0 से कहाँ लग रहा है, Q1 के बीच में लग रहा है ना। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 0 से 1 की ओर लग रहा है तो इसको F01 लिख सकता हूँ। कोई समस्या वाली बात नहीं, अपन ऊपर समझ चुके हैं। तो ये लिख दिया मैंने F01, इसके ऊपर सदिश का निशान लगा प्लस। अब देखो Q0 से Q2, तो इसको क्या लिख दूँ मैं, F0, 0 से कहाँ लग रहा है 2, तो इसको लिख दूँ मैं F02 लिख दूँ, इसके ऊपर भी सदिश को। ऐसे Q0 से Q3, तो इसको क्या लिख दूँ मैं, F03 या 0 से 3, ऐसे डेट 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 डैश F, 0 से कहाँ लग रहा है N, तो ये लिख दिया हमने 0 से N। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सदिश योग लिखा है सिर्फ मैंने सब बलों का मान जोड़कर लिखा है ना, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अपने को सिर्फ मान रखना है। अब मान कैसे रखना है, जैसे F01 है तो मैं बता देता हूँ, सिर्फ आप आगे का आपको करना है ना। F01 है अपने पास, है ना, तो F01 क्या है कि Q0 Q1, Q0 Q1 को लिखा, देखो सूत्र क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4πε0r²। तो Q1 Q2 दो आवेश होते हैं। अब अपने पास दो आवेश कौन से, फिलहाल में Q0 Q1 की बात हो रही है, इनको भूल जाओ। तो Q0 Q1 की बात हो रही है तो मैंने क्या लिखा, Q0 Q1 अपॉन 4πε0, तो ऐसा कैसा ही आएगा, है ना। और R², तो ये लिख दिया मैंने R², लेकिन दूरी क्या है अपने पास, R1 मानी थी अपने, तो यहाँ दूरी क्या लिख दी अपने, R1² लिख दी। प्लस इसी प्रकार से F02 निकालेंगे, तो F02 में आवेश कौन कौन से लूँ, देखो अब सब आवेश भूल जाओ, सिर्फ ये वाला आवेश काम आएगा, है ना। Q0 से Q2, तो आवेश कौन कौन से हो जाएंगे, Q0 Q2 की बात हो रही है तो आवेश कौन कौन से हो जाएंगे, Q0 Q2 अपॉन 4πε0, और दूरी इन दोनों के मध्य में क्या है अपने पास, R² है, तो अपन क्या लिख देते हैं, R² लिख देते हैं, F0 के बराबर चल रहा है। प्लस F3 का भी लिख दो, है ना, Q0 Q3 अपॉन 4πε0 R3 का स्क्वायर, प्लस डेट 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 डेट। अब Fn की बात हो रही है तो Q0 से Qn की बात हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, Q0 Qn अपॉन 4πε0 Rn का स्क्वायर। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ तक कैसे क्या है, अब थोड़ा सा और है इसमें, आपको क्या दिख रहा है, देखो Q0 सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें, तो अपन कॉमन ले सकते हैं। 4πε0 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, तो अपन 4πε0 भी क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं अपन, कॉमन ले लेते हैं। देखो स्टेप से मिलाते मिलाते देखना इसको, है ना। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, F0 इज इक्वल टू Q0 अपन कॉमन ले रहे हैं तो एक इसके बाद जस्ट ये स्टेप है ना, Q0 अपन कॉमन ले रहे हैं अपॉन 4πε0, यहाँ तक कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि Q0 अपन 4πε0 सब में कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ Q1 अपॉन R1² बचा अपने पास, ठीक है। प्लस यहाँ क्या बचेगा, Q2 अपॉन R2², ठीक है। Q0 अपॉन 4πε0 तो इससे कट गए। प्लस यहाँ क्या बचेगा, Q3 अपॉन R3², प्लस डेट क्या बचेगा अपने पास, Qn अपॉन Rn²। यहाँ तक क्लियर है, बस यही अपना क्या है, कूलाम का नियम है बहुल आवेशों के कारण, या फिर इसको अध्यारोपण का सिद्धांत भी अपन बोल सकते हैं। यही अपना क्या है, कूलाम का नियम या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत है, ओके। और अगर इसको और अगर अपने को डीप में लिखना है ना, अगर इसको और डीप में या सूत्र के रूप में अपने को लिखना है तो अपन उस रूप में भी लिख सकते हैं इसको, कूलाम के नियम को, है ना। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको अपन अगर और रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको सिग्मा, अगर आपने पढ़ा हो 10th क्लास के अंदर सिग्मा वाला रूल है ना, तो उस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे Q0 अपॉन 4πε0 है ये अपने पास, है ना। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका योग हो रहा है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन सिग्मा क्यू अपॉन आर, सिग्मा क्यू अपॉन आर, और इसमें लिख देते हैं अपन एन आर स्क्वायर, है ना, क्यू एन अपॉन आर एन, है ना। अब देखो यहाँ पे मान रखना पड़ेगा अपने को एन बराबर 0 से एन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ये इसलिए लिखा आपने ना क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर, जैसे अगर एन की जगह क्या रखूँ, 1 रखूँ, क्या रखूँ 1, तो क्यू 1 अपॉन आर वन स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये तो अपने पास है ही, बाहर चल ही रहा है, तो ये क्यू 0 अपॉन 4πε0 ये तो चल ही रहा है। और देखो ये हो गया प्लस सिग्मा, इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस योग चल रहा है ना। अब यहाँ रखूँ मान लो 2, तो ये क्या हो जाएगा Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, प्लस अगर यहाँ रखूँ n तो Q1 अपॉन R, तो इसका छोटा जो रूप है वही क्या है अपने पास, ये है। तो इसको इसी प्रकार से भी अपन क्या लिख सकते हैं ना, n बराबर 0, n बराबर 1 से, है ना, 0 से नहीं, n बराबर 1 से n तक, है ना, n बराबर 1 से n तक। तो ये आपका कूलाम नियम पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें अपने को एक चीज़ ये याद रखनी है, कूलाम नियम तो अपने को समझ में आ गया होगा, 11th में भी पढ़ चुके हैं अपन। तो अपने को सिर्फ ये चीज़ याद रखनी कि इनके मात्रक वगैरह, क्योंकि अपन अब 12th में आ गए तो इनके मात्रक वगैरह अपने को याद होने चाहिए, और इनके मान याद होने चाहिए कि 1/4πε0 या के का मान क्या होता है 9 × 10⁻9, और ε0 का मान क्या होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, 1 से 2, 2 से 1 कैसे लिखते हैं वो याद होना चाहिए। और अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को पता होना चाहिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब यही होता है कि सदिश योग करते हैं अपन, उसी को क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, उम्मीद है आपको पूरा कूलाम का नियम और दोनों टॉपिक आपको क्लियर एकदम समझ में आ गए होंगे, ठीक है।